हेलो स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट शब्द की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यह जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कौन सी तारीख से इन्फोर्सेबल है? 1 सितंबर 1872। ठीक है। अब सबसे पहला एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में संविदा कहा जाता है। एक व्यक्ति है ए के पास एक कार है, वो इस कार को बी को बेचना चाहता है। ए इस कार को 1 लाख रुपए में क्या कर रहा है, वो इस कार को बी को बेचना चाहता है। अगर बी इस कार को 1 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हो जाता है तो इनके ए और बी के बीच में क्या हो रहा है? ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट तैयार हो रहा है। और यदि ये एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो जाता है तब आप इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में लेकर जाएंगी। ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है? तो यह वाली बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही सेक्शन 2 सब क्लोज एच में दे रखी गई है कि कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है उसे आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो अब ये भी आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगर ए है, उसके पास एक कार है, वो कार वह बी को बेचना चाहता है। इतने रुपए में? 1 लाख रुपए में। यहाँ पर ए ने क्या करा है? यहाँ पर ए ने सबसे पहले एक ऑफर तैयार करा। यहाँ पर ए ने एक ऑफर तैयार करा है बी के लिए। क्या ऑफर बनाया ए ने? कि वह अपनी कार बी को 1 लाख में बेचना चाहता है। यहाँ पर ए क्या कहलाएगा? यहाँ पर ए कहलाएगा ऑफरर। और जिसको यह ऑफर बनाया गया है वो क्या कहलाएगा इसमें? ऑफरी। अगर बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो जैसे ही ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है वह प्रोमिस बन जाता है। प्लस यहाँ पर कंसीडरेशन के रूप में क्या है? कंसीडरेशन मतलब कंसीडरेशन मतलब सेक्शन 2 सब क्लोज डी में बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के समथिंग इन रिटर्न। और सिंपल शब्दों में बता रही हूँ, यहाँ पर 1 लाख रुपए ए के लिए कंसीडरेशन होंगे और कार बी को मिल रही है तो बी के लिए कार कंसीडरेशन होगी। ऑफर बनाया ए ने, बी ने उसे एक्सेप्ट करा। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हुआ प्रॉमिस बन गया। यहाँ पर कंसीडरेशन आ रहा है, ये बन गया एग्रीमेंट। पर सबसे ज़रूरी बात कि यह जो एग्रीमेंट है वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होना चाहिए। और ये आप कब कहेंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट पूरे होंगे। इसका मतलब ये कि जब ए ने कहा कि वह अपनी कार बी को 1 लाख में बेचना चाहता है
तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस ऑफर को बनाने वाला व्यक्ति और जिसके लिए ऑफर बनाया गया है वो दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए। पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर दोनों पार्टी मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होनी चाहिए। तो ए और बी क्या होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब मेजर, साउंड माइंड और लॉ की तरफ से डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ बताया गया है? पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, सेक्शन 11 में बताया गया है सब। इसी के साथ हमें और भी इसमें बातें याद रखनी होंगी। और बातें क्या याद रखनी होंगी हमें? अगर ए है वो कार बेचने की बात कर रहा है बी को 1 लाख रुपए में, कॉम्पिटेंट होना चाहिए पार्टीज को। और जिस कंसिडरेशन समझ में आ गया था, जिस कंसिडरेशन की आप बात कर रहे हैं वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। जिस ऑब्जेक्ट के तहत आप अपना यह एग्रीमेंट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आपका, कंसिडरेशन आपका ऑब्जेक्ट दोनों ही लॉफुल होने चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, दोनों पार्टीज की कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। मतलब ये कि जब ए अपनी कार बेचना चाहता है बी को और बी वो कार खरीदना चाहता है तो ज़रूरी ये होना चाहिए कि वहाँ पर किसी भी तरह की जो उनकी कंसेंट है पार्टीज़ की वो फ्री होनी चाहिए। मतलब किसी भी तरह से वहाँ पर कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये कि सपोज को ए है वो अपनी कार बी को बेचना चाहता है पर बी कार नहीं खरीदना चाहता। अब ए डरा धमका कर बी की सहमति रिसीव कर रहा है, कोअर्सन में चला जाएगा। तो कंसेंट कैसी होनी चाहिए? कंसेंट फ्री होनी चाहिए। आप कब कह सकते हैं पार्टीज की कंसेंट फ्री है? जब यहाँ पर कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक के तहत नहीं आती है कंसेंट, तब आप कहेंगे कि पार्टीज की जो सहमति है वो इस संबंध में फ्री मानी जाएगी। और क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी इस संबंध में? हमें सेक्शन 10 के तहत फ्री कंसेंट है, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस बात को लेकर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो लॉ की तरफ से वॉइड डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली वॉइड। सबसे ज़रूरी बात क्या है? जिस बात को लेकर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो लॉ की तरफ से वॉइड डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर ए है और वो बी से यह कहता है कि वह ए बी से कहता है कि वो बी को 10 लाख रुपए देगा अगर बी इस लोकल मार्केट में कोई भी लॉफुल बिजनेस नहीं करता है। इस बात के लिए यह जो एग्रीमेंट है वो किस तरह का एग्रीमेंट है कि ए जो है वो बी को किसी प्रकार का व्यापार करने से रेस्ट्रिक्टेड कर रहा है, व्यापार करने से रोक रहा है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आगे जाके पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर इसके रिगार्डिंग सेक्शन 27 मिलेगा, जहाँ बताया गया है अगर कोई व्यक्ति किसी को व्यापार करने से, लॉफुल ट्रेड करने से रोकता है तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड डिक्लेयर करा गया है लॉ के द्वारा। ये फॉर एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। तो अभी के पोर्शन में हमने क्या जान लिया यहाँ पर? इसमें अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी है जब आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप पहले बेसिक अपना समझते चलिए, उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि कल मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग लेकर आऊँ, जो आज हम आपको समझा रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम इसमें बात करें।
अच्छा, ऑफर क्या होता है? ऑफर क्या होता है? ऑफर कहाँ परिभाषित है? सेक्शन 2 सब क्लोज ए में परिभाषित है ऑफर। अगर ए कह रहा है कि वह अपनी वॉल क्लॉक, ए कह रहा है कि वो अपनी वॉल क्लॉक बी को 5,000 में बेचना चाहता है, क्या बी खरीदना चाहता है? अब यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि जो ए का एक्ट है वो ऑफर की कैटेगरी में गया है? ये आप कैसे कह सकते हैं, ये बताइए। यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये होगा देखना कि जो ए है वो यहाँ पर अपनी विलिंगनेस को बता रहा है। ए क्या बता रहा है बी को? ए अपनी इच्छा बता रहा है कि वह अपनी वॉल क्लॉक बी को 5,000 में बेचना चाहता है। यहाँ पर ए का ऐसा करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? कैसे भी करके इस मामले में बी की सहमति को रिसीव किया जा सके। तब हम इस पूरे एक्ट को कहेंगे कि यहाँ पर ए के द्वारा ऑफर बनाया गया है। जब ए ने ऑफर बनाया तब उस ऑफर को बी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जब ए के द्वारा अपनी वॉल क्लॉक बेचने का एक ऑफर बनाया गया बी के सामने, 5,000 रुपये में वॉल क्लॉक बेचने की बात हो रही है। अब बी इस वॉल क्लॉक के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बी? बी इस वॉल क्लॉक को खरीदने को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे ही बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है यह बन जाता है प्रोमिस। और ये प्रोमिस कहाँ डिफाइन करा गया है? एक्सेप्टेंस कहाँ डिफाइन करी गई है? सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी में इसको डिफाइन करा गया है। जो व्यक्ति ऑफर बनाता है, जो व्यक्ति, आप इसे ऑफर भी कह सकते हैं, आप इसको प्रपोजल भी कह सकते हैं। जो व्यक्ति ऑफर बनाता है, जो व्यक्ति प्रपोजल बनाता है उसे प्रपोजर कहते हैं। जब, हाँ, उसे प्रोमिजर कहते हैं। द पर्सन मेकिंग प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजर। जो व्यक्ति प्रपोजल बना रहा है उसे प्रोमिजर के रूप में जाना जाता है। और जो व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ इस संबंध में इसको प्रोमिसी के रूप में जाना जाता है। ये कहाँ परिभाषित करा गया है? प्रोमिजर कौन है और प्रोमिसी कौन है, इसे परिभाषित करा गया है सेक्शन 2 के सब क्लॉज सी के अंतर्गत। मैंने आपको बता दिया था कंसीडरेशन क्या होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ए के लिए कंसीडरेशन क्या होगा? उसको 1,00,000 रुपये मिल रहे हैं और इस वाले एग्जाम्पल में। और बी के लिए कंसीडरेशन क्या होगा? उसको कार मिल रही है। कंसीडरेशन कहाँ डिफाइन करा गया है? सेक्शन 2 के सब क्लॉज डी में कंसीडरेशन को डिफाइन करा गया है। अब एक बार अगर आप चाहें तो जनरल स्पीकिंग इसको समझ सकते हैं। जब ए है, इस एग्जाम्पल को समझिएगा जरा फिर से। ए ने ऑफर बनाया बी के लिए कि वो अपनी कार उसे बेचना चाहता है। यहाँ पर जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो गया ये बन गया प्रोमिस। इसमें कंसीडरेशन भी आ चुका है, ये बन गया एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट को कहाँ डिफाइन करा गया है? सेक्शन 2 के सब क्लॉज ई में एग्रीमेंट को यहाँ इस संबंध में डिफाइन करा गया है। और कोई भी एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल कब होगा? जब वहाँ पर सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट आ जाएंगी। और कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ये वाली बात कहाँ दे रखी गई है? सेक्शन 2 के सब क्लॉज एच में यहाँ इसको डिफाइन किया गया है। चलिए ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन रखते हैं, उसका आंसर बताइए। ए है, उसने एक ऑफर बनाया, ए ने एक ऑफर बनाया है बी के लिए। ए ने एक ऑफर 1 जनवरी 2010 को बनाया। उसने अपना ऑफर पोस्ट करा है बाय लेटर ए ने कि वह अपनी कार बी को 5,00,000 में बेचना चाहता है। क्या बी खरीदना चाहता है? यह ऑफर जो है वह बी के पास पहुंचा है 3 जनवरी को। बी ने
3 जनवरी को यह ऑफर रिसीव कर लिया है। बी को यह ऑफर अच्छा लगा, उसने 5 जनवरी को अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है। यह लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए के पास 7 जनवरी को पहुंच चुका है। अब आपके सामने क्वेश्चन यह आता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, यह कौन से दिन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्शन 4 की, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्शन, आपको बताना है यहाँ इस संबंध में कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ है। ध्यान रखिएगा, जिस वक्त लेटर ऑफ ऑफर का जो लेटर था वो जिस वक्त बी की जानकारी में आया है, जिस वक्त वो लेटर ऑफर का बी की जानकारी में आया है, उस दिन यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ है, लेकिन यह उस व्यक्ति की जानकारी में आ गया है जिसके लिए ऑफर बनाया गया है। अगला पॉइंट इसमें अराइज होता है, सेक्शन 4 की ही बात हो रही है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये कब कंप्लीट होता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो तरह से कंप्लीट, एक कंप्लीट होता है अगेंस्ट ऑफरर यानी कि प्रपोजर, और एक कंप्लीट होता है अगेंस्ट ऑफरी यानी कि एक्सेप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझा देती। जिस दिन एक्सेप्टर की तरफ से जिस दिन एक्सेप्टर की तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया गया है, जिस दिन एक्सेप्टर की तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करा गया है, उसी दिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए अगेंस्ट ऑफरर कंप्लीट हो गया। और अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी किस दिन कंप्लीट होगा, जिस दिन यह ए की जानकारी में पहुंच जाएगा, जिस दिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए की जानकारी में पहुंच जाएगा, उस दिन यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी यानी कि अगेंस्ट बी कंप्लीट माना जाएगा। सेक्शन 4 आप रीड कर सकते हैं, द कम्युनिकेशन प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made. Communication of acceptance is complete as against the proposer, against the offerer, when, इस वाले की बात हो रही है, when it is put in a course of transmission to him so as to be out of power of acceptor. अब इसकी बात करें, और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। फिलहाल हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये कब कंप्लीट माना जाएगा। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन यह भी एराइज होता है इस संबंध में कि अगर कोई व्यक्ति है ए, चलिए इसी एग्जाम्पल पर ही अप्लाई कर, ये आपके सामने लिखा हुआ है, पूरा चार्ट है, ठीक है, अब आप समझिएगा इसी के। अगर कोई व्यक्ति है जो ऑफरर है ए, क्या वो अपने ऑफर को रिवॉक कर सकता है, क्या ए अपने द्वारा बनाए गए ऑफर को वापस ले सकता है, या बी ऐसा कर सकता है कि जो ऑफर उसने बनाया है वह उसे वापस ले सकता है। अब एक बात समझना, अब आप यहाँ पर रीड करेंगे सेक्शन 5 को, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्ट।
रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल आप रीड करेंगे यहाँ पर 5। A proposal may be revoked at any time। प्रपोजल कभी भी रिवोक किया जा सकता है, लेकिन बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर। लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर, अगेंस्ट प्रपोजर कंप्लीट होने से पहले कभी भी अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। इसका मतलब जब ए ने ऑफर बनाया, बी की जानकारी में ऑफर 3 तारीख को पहुंचा है और बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 5 तारीख को पोस्ट किया है और 5 तारीख को क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजल कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ए होगा उसकी ड्यूटी बनेगी कि वो इस 5 तारीख से पहले अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। अब बात आ रही है यहाँ पर एक्सेप्टर जो है, जो बी है, को लगा कि जो इसने ऑफर स्वीकार करा है वो गलत है, इसे वापस लेना चाहता है। तो अब वह कब अपने ऑफर को वापस ले सकता है? एक्सेप्टेंस में बी रिवोक एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर, बट बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर इसकी ड्यूटी बनती है बी की कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी, उसके अगेंस्ट होने से पहले ही वो उसे वापस ले सकता है। यहाँ इस संबंध में इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर सेक्शन 5 में कि आप कब एक्सेप्टेंस को और प्रपोजल को रिवोक कर सकती। अब एक क्वेश्चन अराइज ये होता है, आखिरकार रिवोकेशन किन तरीकों से किया जाएगा? अगर ए है, द्वारा कार बेचने का एक ऑफर बनाया गया था बी के लिए 2 लाख रुपए। अब ए को अपना ये ऑफर रिवोक करना है। ए को क्या करना है? अपना ये ऑफर रिवोक करना है। तो रिवोक करने के लिए वो किन तरीकों को अपनाएगा? मोड्स ऑफ रिवोकेशन, किन तरीकों को वो अपनाएगा, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 6। कौन कौन से तरीके हैं जो इसके द्वारा अपनाए जाएंगे? यहाँ पर एग्जाम्पल को अप्लाई करना। ए अपना ऑफर वापस लेना चाहता है, किन तरीकों से वो वापस ले सकता है? सबसे पहले तो वो एक नोटिस जारी करे। क्या करेगा ये सबसे पहले यहाँ पे एक नोटिस जारी करेगा बी के लिए कि अब वह अपना ऑफर वापस ले रहा है। कब तक वापस ले सकता है, ये वाली बात हमने सेक्शन 5 में जान ली है। लैप्स ऑफ टाइम, हो सकता है इस ऑफर ने कोई टाइम पीरियड लगा रखा हो वहाँ पर, हो सकता है इस ऑफर ने ये कह रखी हो कि आप जो है इस ऑफर को 3 महीने के भीतर ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 3 महीने ख़त्म होने के बाद ऑफर अपने आप लैप्स कर जाएगा। और अगर कोई टाइम पीरियड ही ना हो मैडम, तब क्या होगा? तब एक रीजनेबल टाइम पीरियड के लैप्स हो जाने पर ये मान लिया जाएगा। अगर एक रीजनेबल टाइम पीरियड के भीतर भी इन्होंने अपना आंसर नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि ऑफर लैप्स कर चुका है इनका। या फिर बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशन प्रीसीडेंट कंडीशन, हो सकता है ऑफर की तरफ से कोई कंडीशन लगाई गई हो, कोई प्रीसीडेंट पहले उस कंडीशन का पूरा होना बहुत ज़रूरी था, पर एक्सेप्टर जो है ऐसा नहीं कर पाया तो ऑफर ख़त्म माना जाएगा। या फिर यह भी हो सकता है कि जो ऑफरर है वो ऑफर बनाने के बाद में अब पागल हो गया है या मर गया है तो भी ऑफर ख़त्म माना जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की होगी, सुनिए इसे आप। बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्ट। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ए है, उसने कोई ऑफर बनाया बी के लिए, ऑफर बनाने के बाद में यहाँ पर ये जो ए है वो मर गया है। बी यहाँ पर जिस वक्त अपनी तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर रहा है, उस वक्त जो बी है उसकी जानकारी में ये वाली बात नहीं आई है कि जो ए है वो मर गया है, बी नहीं जानता है और वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर रहा है, तो वो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर अप्लाई करेगी। पर अगर यहाँ पर ए के घर वालों की तरफ से ये बात साबित कर दी जाती है कि जिस टाइम पर बी की तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया जा रहा है उस टाइम पर
बी को इस बात की जानकारी थी कि ए मर चुका है या पागल हो गया है, तो वो ऑफर वहीं रिवोक मान लिया जाएगा। बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर्स बिफोर एक्सेप्ट। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखना, जब भी एक्सेप्टेंस दी जाती है तो वो एब्सल्यूट और अनकंडीशनल होती है। जब भी एक्सेप्टेंस दी जाती है तो वो एक्सेप्टेंस एब्सल्यूट और अनकंडीशनल होती है। सेक्शन 7 का सब क्लॉज 1 जो है वो इसी बारे में बात करता है। मतलब इसका मतलब ये कि जो ए है उसने कहा कि वह वॉल क्लॉक बी को 5,000 में बेचने को तैयार है। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल से समझना है इसे। पहला एग्जाम्पल, बी जो है इस वॉल क्लॉक को 5,000 में ही खरीदने को तैयार है। इसका मतलब जो बी है वो उस ऑफर को एब्सल्यूट और अनकंडीशनल अप्लाई कर रहा है, अपनी तरफ से कोई कंडीशन नहीं लगा रहा। अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड जिस रूप में है उसी रूप में उसे एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। पर वहीं इसके विपरीत अगर ए ने कहा कि वह वॉल क्लॉक बी को 5,000 में बेचेगा और बी ये कहने लगा कि वो 5,000 नहीं देगा, 4,500 देगा। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि इस संबंध में उसने ऑफर को एब्सल्यूट नहीं अपनाया, बल्कि उसके साथ में उसने कंडीशन भी उसने यहाँ पर जोड़ दी है। यह एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो आज के सेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपने बहुत कुछ जान लिया है। कल मैं कोशिश करूँगी शुरुआत में जब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले कल मैं यहाँ पर आपसे इसके रिगार्डिंग पहले MCQs ही मैं आपसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही इसके रिगार्डिंग मैं आपसे पूछूंगी। इसके बाद फिर हम अपने अगले सेक्शन पर चलेंगे। जहाँ तक होगा हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को ही मैं कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं अपनी क्लास यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ और मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा क्लास आपको यहाँ पर कैसी लग रही है।